अभी तक हमने देखा कि शेका के पास में कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, लेकिन शेका ने खुद से ही जादू की तैयारी की और इसी चीज से इम्प्रेस होकर शेका के डैड ने उसे लोडोनिया अकेडमी जाने की इजाजत दे दी। अब लोडोनिया अकेडमी जाने के बाद शेका की मुलाकात हीरो से हुई जिसका नाम अमू था और थोड़े ही दिनों में अकेडमी के प्रिंसिपल ने शेका और मेबल जो कि एक नई लड़की है उन दोनों को एक टूर्नामेंट के बारे में बताया और वहां जाने के लिए कहा। तो ईफा और अमू बिना किसी को बताए उन दोनों के साथ उस टूर्नामेंट में चले जाते हैं और वो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहां मेबल और शेका अपने अपने मैच को जीतते हुए आ रहे थे और आखिर में अब कल उन दोनों का आमना सामना होगा और वही फाइनल मैच होगा। लेकिन मेबल नहीं चाहती कि वो शेका के साथ में फाइट करे, इसीलिए वो शेका के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन शेका जैसे तैसे बच जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। तो मेबल उसे बताती है कि मेरा मरना कायल के हाथों लिखा गया है ताकि डीमंस को लगे कि हीरो का खात्मा हो चुका है। लेकिन शेका को पहले से ही पता था कि मेबल असली हीरो नहीं है, असली हीरो तो अमू है। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके ये पार्ट देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में मेबल शेका को बताती है कि द रंग रॉक मर्चेंट एसोसिएशन जहाँ से कायल आया है, असल में ये एसोसिएशन गरीब गुलाम बच्चों को एक परफेक्ट मिशनरीज बनाता है, यानी उन्हें हत्या करने पर मजबूर करते हैं। कायल और मेबल दोनों उसी जगह से आए हैं। ये एसोसिएशन बच्चों को परफेक्ट मिशनरी बनाने के लिए उनके दिमाग को खोलकर उस पर एक जादू करते हैं जिससे वो बच्चे अपने सारे इमोशन खो देते हैं और उसके बाद वो काफी खतरनाक हत्यारे बन जाते हैं। इन बच्चों का इस एसोसिएशन में 4 बच्चों का ग्रुप होता है जो बचपन से साथ ही बड़े होते हैं और बड़े होते के साथ उनमें से एक ही खतरनाक हत्यारा बनता है जो कि अपने बच्चे 3 टीममेट को मार देता है। लेकिन मेबल बताती है कि कायल मुझे मारने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे बचा लिया गया और किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया और मेबल को सिर्फ आज के लिए बचाया गया था ताकि कायल उसे मारे, जिससे कायल का नाम पूरे एसोसिएशन में फेमस हो जाए। और मेबल बताती है कि कायल ने जिन लोगों को मारा था उसमें एक मेरा भाई भी था जिसका बदला वो कायल को मारकर लेना चाहती है। पर शेका ये समझ चुका था कि कायल ही उसका भाई है और मेबल के ये बाल भी असली नहीं है, इन पर डाई की गई है। अब मेबल सोचती है कि अब साइका सब कुछ जान ही चुका है, तो मेबल उसे उस वादे के बारे में भी बता देती है जो कायल ने उसे मिशनरी बनने से पहले लिया था। कायल ने कहा था कि कभी अगर वो खुद वो ना रहे तो मेबल उसे आजाद कर दे। अब शेका ने फैसला कर लिया है कि फाइनल्स में वो कायल के साथ लड़ेगा। मेबल को इसके लिए मरने की कोई जरूरत नहीं और उसका भाई भी चाहता होगा कि मेबल अपनी जिंदगी जिए। और शेका मेबल से कहता है कि तुम मेरे साथ अकेडमी चलोगी, वहाँ मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब मेबल शेका की बात मान लेती है, पर मेबल शेका से कहती है कि कल के मैच में मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार मेबल अपना असली हथियार लेकर आई थी और मैच के शुरू होते ही मेबल साइका के सामने से गायब हो जाती है और शेका के पीछे से हमला करती है जिससे शेका बच जाता है और फिर मेबल अपनी कुल्हाड़ी से शेका को काट देती है। लेकिन शेका अपनी पूरी बॉडी को टेलिस्मैन से रिप्लेस कर देता है और अपने मैजिक से मेबल के हथियार को बहुत ही ज्यादा भारी कर देता है और अब मरकरी मेटल से मेबल को पकड़ लेता है और उसी के हथियार को उसकी गर्दन पर रख देता है और तभी अनाउंस हो जाता है कि शेका यह मैच जीत चुका है। और अब अगला और फाइनल मैच था कायल और शेका के बीच में। अब कायल शेका को देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसका सामना तो मेबल के साथ होने वाला था। अब साइका उसे हुक्म देता है कि जब वो इस मैच को हारेगा तो वो अपनी छोटी बहन से माफी मांगेगा। अब जैसे ही मैच स्टार्ट होता है कायल अपनी इविल आई का यूज करता है, लेकिन उससे पहले ही शेका वहाँ पर लाल कलर का धुआं फैला देता है क्योंकि शेका नहीं चाहता कि कोई उन दोनों की फाइट को देखे। अब शेका कायल पर कुछ ज्यादा मैजिक नहीं दिखा रहा था, लेकिन शेका को भी लगने लगा था कि इससे कायल का कुछ भी नहीं होगा। तो शेका अपनी शिकिगामी ओशी ओनी को बुलाता है और वो शिकिगामी कायल को नीचे पटक देता है। अब शेका कायल के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कायल के ऊपर कर्ज फैल रहा है। तो शेका उसके चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके अंदर कर्ज नहीं फैलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कर्ज फैलने लग जाता है। शेका और कुछ करने ही वाला था तभी कायल शेका का हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया जाता और कहने के तुरंत बाद कायल की मौत हो जाती है। साइका को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सारे टेलिस्मैन को निकालकर कुछ करने ही वाला था और वो सोचता है कि मैं अपने पिछले जन्म में काफी ज्यादा पावरफुल था, मैं मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था और वो कायल को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। तभी यूकी कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने इसे जिंदा कर दिया तो तुम वापिस से लोगों की नजरों में आ जाओगे, लेकिन तुमने कसम खाई थी कि इस बार तुम ताकतवर तो बनोगे लेकिन लोगों की नजरों में नहीं आओगे। और ये सुनकर शेका वहीं थम जाता है। अब नेक्स्ट सीन में शेका अपना मैच जीत चुका था, लेकिन उसने रॉयल गार्ड ज्वाइन नहीं किया, उसके बदले उसे टॉफी और पैसा मिल गया। और जब लोग कायल की बॉडी को उठाने गए तो उन्हें कायल की बॉडी मिली ही नहीं और शेका ने कहा था कि मेरे मैजिक की वजह से कायल की बॉडी गायब हो गई है, लेकिन शेका ने उस बॉडी को पास ही में दफना दिया
था और शेका मेबल को बताता है कि कायल अपने आखिरी वक्त में उससे लीफ और क्लोर के लिए माफी मांग रहा था। लीफ और क्लोर मेबल का एक हेयर पिन था जो कि कायल के हाथों टूट गया और तभी शेका मेबल की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और नेक्स्ट सीन में शेका मेबल और अमू को सब कुछ बता देता है सिवाय असली हीरो के। और तभी अमू सोल फाइटिंग के लिए मेबल को चैलेंज कर देती है लेकिन मेबल उसे मना कर देती है, पर अमू उससे फाइट करना चाहती थी इसलिए वो जबरदस्ती करने लग जाती है और उसके बाद अमू भी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके मेबल को हरा देती है और खुद भी गिर जाती है और हंसते हुए बोलती है कि मैं भी डार्क मैजिक यूज कर सकती हूँ और अपना हाथ मेबल की तरफ बढ़ाते हुए उसे अपना प्रैक्टिस पार्टनर बनाने के लिए कहती है और इस बात के लिए मेबल मान जाती है और अब वो अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। अब शेका को यह भी पता चल चुका था कि उसकी प्रिंसिपल ने उसे मेबल को बचाने के लिए ही वहाँ भेजा था। उस एसोसिएशन ने मेबल को प्रिंसिपल को ही भेजा था ताकि वो उसे हीरो बनाकर कायल के हाथों मरवा सके, जिससे एसोसिएशन का इकलौता कायल फेमस हो जाता। लेकिन प्रिंसिपल को मेबल के लिए बहुत बुरा लगता, इसीलिए शेका को उन्होंने मेबल के साथ भेजा था। और ये प्रिंसिपल इतनी लंबी जिंदगी जी चुकी है कि वो देख कर ही बता सकती है कि कौन कितना पावरफुल है। आखिरी बार जब उन्हें अपनी एज याद थी वो 300 साल की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी उम्र काउंट करना बंद कर दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम अकेडमी के सीन को देखते हैं जहाँ मेबल का टीचर शेका होता है, लेकिन वो मेबल के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट था, इसलिए वो उससे पढ़ना नहीं चाहती। और हम देखते हैं कि मेबल ने अपने बालों के कलर को पहले जैसा कर दिया है। मेबल ईफा को उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन ईफा के हिसाब से तो शेका उस पर नरमी दिखा रहा है। और ये सुनकर मेबल का रोने का मन कर रहा था और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम अमू को देखते हैं जो कि उन सभी से कहती है कि कल से समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, तो क्या तुम अपने अपने घर जाओगे? तभी शेका कहता है कि नहीं, मुझे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट मिली है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर ड्रैगन्स पर इन्वेस्टिगेट करना है। और तभी शेका बताता है कि ये रिक्वेस्ट मेरे डैड को मिली थी, लेकिन वो अभी काम में थोड़े बिजी हैं, इसीलिए वो मुझे भेज रहे हैं। अब ये बात सुनकर अमू और मेबल उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन शेका उन्हें मना कर देता है। और उसके बाद शेका ईफा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो ईफा उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक प्रिंस था। अब वो प्रिंस शेका के पास जाता है और उसे कहता है कि तो तुम शेका हो। और तभी हमें पता चलता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का इकलौता प्रिंस है जिसका नाम प्रिंस एजेलियो। और तभी शेका उनसे कहता है कि आपको आने की क्या जरूरत थी, मुझे ही बुला लेते। तो एजेलियो बताता है कि मैं इस अकेडमी को देखना चाहता था, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया। और तभी वो प्रिंस ईफा को देखता है और उससे अपना नाम पूछता है। वो प्रिंस ईफा का हाथ पकड़कर उसे प्रपोज कर देता है और उसे हेरम को ज्वाइन करने के लिए कहता है। और ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ईफा उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शेका की दासी हूँ। और ये सुनकर वह प्रिंस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो शेका जितनी प्राइस बोलेगा मैं उतनी प्राइस पे तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब शेका कुछ कहने ही वाला था, तभी उस प्रिंस के साथ वाली लड़की कहती है कि हमें किसी सेपरेट जगह पर जाकर बात करनी होगी। और अब नेक्स्ट सीन में वो एक दूसरी जगह पर होते हैं। अब प्रिंस शेका से कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। और शेका कहता है कि मुझे बता तो दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे और गहराई से बता सकते हो? और तभी प्रिंस उसे उन ड्रैगन के बारे में बताने लग जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे। और वो कहता है कि ड्रैगन्स हमारे साथ में ही रहते आ रहे हैं और उन्होंने हमारे अपोनेंट के खिलाफ भी फाइट की थी, लेकिन पिछले साल से ही वो कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो रोज हमला करते हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई तो मरता ही है। और ये सुनकर शेका उससे कहता है कि वो ड्रैगन तुम्हारे साथ क्यों रहते हैं? तो प्रिंस बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कहानियों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन रॉयल फैमिली ने उस ड्रैगन को अंडे में से हेज करवाया था। और प्रिंस कहता है कि ये तो बस एक कहानी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। अब उनकी बात खत्म हो जाती है और नेक्स्ट सीन में शेका जब वहाँ से जा रहा था तब मेबल और अमू उसे झाड़ियों में खींच लेते हैं और वो पूछते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, हमें बताओ, कहीं तुम ईफा को बेच तो नहीं रहे? तो शेका कहता है कि मैं तो उसे नहीं बेच रहा, लेकिन अगर वो खुद जाना चाहेगी तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। और तभी अमू कहती है कि वो खुद से कभी भी नहीं जाएगी और तुम इस बारे में उसके सामने बात भी मत करना, वरना वो नाराज हो जाएगी। अब 2 दिन बाद के सीन को देखते हैं जहाँ ईफा और शेका ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन शेका की हालत फिर से खराब होने लग जाती है क्योंकि उसे सफर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो कहता है कि मुझे ठीक होना होगा क्योंकि मुझे काफी कम चांस मिलते हैं दूसरी कंट्री को देखने का। अब ईफा शेका को बताती है कि प्रिंस ने ईफा को अपनी बग्गी में इनवाइट किया था, लेकिन वो शेका के साथ आ गई क्योंकि ईफा को ऐसा लग रहा था कि प्रिंस मजाक कर रहे हैं, लेकिन शेका को सब पता था। अब उनको जाते हुए पूरे 9 दिन हो चुके थे और 9 दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। वो जैसे ही बग्गी से उतरते हैं एक बहुत बड़ा ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और तभी वहाँ पर एक लावा टाइगर आता है जो उस ड्रैगन को वहाँ से भगा देता है। और तभी वो ईफा के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन शेका अपने मैजिक क्रिस्टल से उस टाइगर को पकड़ लेता है, लेकिन वो लावा टाइगर
टाइगर इतना गर्म था कि वो क्रिस्टल पिघलने लग जाते हैं। अब वो टाइगर सेका के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी एक चेन आकर उस टाइगर को पकड़ लेती है। असल में ये उस दूसरे लड़के का शिकिगामी है जिसे प्रिंस ने ही अपने काम पर रखा है। उसका काम है कि वो प्रिंस को ड्रैगन से बचाए, लेकिन उस लड़के का बर्ताव मेहमानों के लिए अच्छा नहीं था, तो प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। जैक प्रिंस को बताता है कि वो मजबूर है क्योंकि अब ड्रैगन्स ने आम इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। अब प्रिंस साइका और जेब्ट को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। अब सेका प्रिंस से कहता है कि आपने एक हत्यारे को क्यों रखा है, तो प्रिंस बताते हैं कि वो इन सभी ड्रैगन्स को मरवाने वाले हैं क्योंकि प्रिंस को बस यही रास्ता नजर आ रहा है। पर साइका को डर था कि अगर कुछ ड्रैगन्स बच गए तो वो दूसरी कंट्री में भी आतंक मचा सकते हैं। जेब्ट को लगता है कि सेका उसकी क्षमता पर शक कर रहा है, तो जेब बताता है कि उसने 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन को मारा है और इसी बात पर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तो प्रिंस जेब को अपने आदमियों के पास भेज देता है और प्रिंस सेका को इस मसले से दूर रहने के लिए कहता है। और अब सेका ईफा के पास जाकर उस पर भड़क जाता है क्योंकि ईफा ने अपने बचाव के लिए थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। और तभी सेका ईफा को समझाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें अपना बचाव खुद करना होगा। और तभी ईफा रोते हुए सेका से माफी मांगती है। अब प्रिंस सेका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेका प्रिंस से कहता है कि आप इस मसले से दूर रहो। और अब थोड़ा आगे चलकर सेका को भी एहसास होता है कि उसने ईफा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन ये ईफा के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसा एक वक्त उसकी जिंदगी में भी आया था जब सेका के ही मॉन्स्टर ने उसी के स्टूडेंट को खा लिया। तो वो नहीं चाहता कि ईफा भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसे दौर से गुजरे। अब अगले दिन ईफा और सेका ड्रैगन्स के बारे में लिखी हुई कुछ किताबों को देख रहे थे और तभी सेका देखता है कि ड्रैगन्स के बारे में एक किताब में 150 साल पहले कुछ लिखा गया है। किताब के मुताबिक रानी ने अंडा हेज कराया या नहीं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब ये किताब लिखी जा रही है तब ड्रैगन इंसानों के साथ ही रहता था और एक दिन फीमेल ड्रैगन कहीं से आई और वो दोनों एक साथ पहाड़ों पर रहने लगे। ठीक इसके 50 साल बाद उनका बर्ताव अचानक चेंज हो गया। उन्होंने किंगडम में वही सब करना शुरू कर दिया जो वो आज कर रहे हैं। असल में उन ड्रैगन ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसी के पालन पोषण के लिए वो जानवरों पर हमला कर रहे थे। पर जब ड्रैगन के बच्चे बड़े होते हैं वो अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, जिसके 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन की उम्र पूरी हो गई और उसकी मौत हो गई। तो ईफा सेका से कहती है कि क्या उस ड्रैगन ने फिर से अंडा दिया है, और वो कहती है कि शायद ये इम्पॉसिबल है क्योंकि फीमेल ड्रैगन की तो मौत हो चुकी है। और इसी चीज का जवाब सेका भी जानना चाहता था और वो फैसला करता है कि वो उस पहाड़ के ऊपर जाएगा। और ईफा को सेका की चिंता थी, इसीलिए वो भी सेका के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सेका को पता है कि वहाँ पर ज्यादा खतरा हो सकता है, इसीलिए वो ईफा को मना कर देता है। और अब नेक्स्ट सीन में रात के टाइम पे सेका अपने नोट्स बना रहा था, तभी ईफा उसके कमरे में आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि प्रिंस की मेड ने उसे बताया कि प्रिंस ने ईफा को उसके कमरे में बुलाया है और इसी बात पर सेका उसे अपने कमरे में ही सोने के लिए कहता है। पर ईफा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि सेका उसके लिए जमीन पर सोए, तो वो दोनों एक साथ ही बेड पर सो जाते हैं। पर ईफा को नींद ही नहीं आ रही थी और तभी अचानक सेका ईफा से कहता है कि क्या तुम प्रिंस के हैरम को ज्वाइन करोगी, लेकिन ईफा ज्वाइन करने से मना कर देती है। तो सेका कहता है कि तुम सच बोल सकती हो, और ये सुनकर ईफा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि शायद सेका कल की बात से नाराज है। और ईफा वादा करती है कि वो और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करेगी। सेका कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, अगर तुम प्रिंस के हैरम को ज्वाइन करोगी तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और सेका कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला तो हो जाऊंगा, पर एक दिन तो हम दोनों के रास्ते अलग हो ही जाएंगे। पर ईफा इस चीज का जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, सेका के उठने से पहले ही ईफा वहाँ से जा चुकी थी। तो यूकी सेका को बताती है कि कल तुम ज्यादा ही रूट हो गए थे, पर सेका को नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत बोला था। यूकी उसे फिर एक बार बताती है कि ईफा उससे प्यार करती है। और नेक्स्ट सीन में सेका प्रिंस से कल रात के बारे में बात करने के लिए जाता है। तो प्रिंस बताता है कि वो ईफा से सिर्फ कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन ईफा आई ही नहीं। सेका प्रिंस से कहता है कि आखिर आप ईफा को अपना हैरम ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हो। असल में प्रिंस ईफा की खूबसूरती का दीवाना है और उसे इस चीज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि सेका और ईफा एक दूसरे के कितने करीब है। और तभी प्रिंस कहता है कि तुम ईफा को मुझे भेज दो, लेकिन सेका प्रिंस को साफ साफ मना कर देता है। और सेका कहता है कि अगर ईफा खुद से चाहती है तो वो तुम्हारे पास आ सकती है। और तभी सेका प्रिंस को बताता है कि वो पहाड़ पर जा रहा है कुछ रिसर्च करने के लिए। प्रिंस को इसी बात पर एक मौका दिखता है और सेका को इसी बात का डर था। और अब नेक्स्ट सीन में सेका ईफा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो ईफा उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और उसके बाद सेका वहाँ से चला जाता है और तभी ईफा वापिस से अंदर जाने लगती है। उसके सामने प्रिंस की मेड आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। और अब वो मेड ईफा को टेरिस पर ले जाती है और वो बताती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा माना मिलता है जिसे ड्रैगन्स इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
वो जानती थी कि ईफा के आसपास काफी सारे एलिमेंटल घूम रहे हैं और ईफा उन्हें छिपा रही है। ये सब इसीलिए जानती है क्योंकि उसे पता है कि ईफा एल्फ वंशज से है, जिसके बारे में ईफा खुद भी नहीं जानती थी। और तभी वो उसे प्रिंस के हेरम को ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी जिसके साथ रह रही है वो असल में एक मॉन्स्टर है। ईफा को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो एल्फ बताती है कि डीमन से हमेशा एलिमेंटल दूर रहते हैं और यही वजह है कि एलिमेंटल शेका से दूर रहते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। ईफा को पूरा यकीन था कि भले ही वो थोड़ा सा अलग है लेकिन है वो इंसान ही, क्योंकि वो शेका को बचपन से जानती है। तो एल्फ उससे पूछती है कि क्या तुम उसके मॉम डैड के बारे में जानती हो, और ईफा जो उसके डैड के बारे में तो जानती है लेकिन शेका की मॉम को उसने कभी नहीं देखा। तो एल्फ कहती है कि तुम किस यकीन से कह सकती हो कि शेका की मॉम डीमन नहीं हो सकती। और ये सुनकर ईफा भी काफी ज्यादा सोचने लग जाती है और एल्फ कहती है कि तुम अपने खतरनाक मास्टर को छोड़ दो। और तभी ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम शेका को देखते हैं जो कि अपने जायंट सेंटापीड से उस ड्रैगन के नेस्ट के पास पहुंचता है और शेका को देखकर वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शेका एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे वो बच जाता है। और अब वो ड्रैगन उड़कर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शेका अपनी बॉडी को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर शेका एक डीमन को बुलाता है और वो डीमन ड्रैगन के पास जाकर चिल्लाता है तो ड्रैगन अपना सर हिलाकर डीमन को नीचे भेज देता है और फिर वो डीमन वहां से चला जाता है। और अब शेका अपने मैजिक से उस ड्रैगन को एक नेट से कवर कर लेता है। शेका उस अंडे के पास जाने लगता है और तभी यूकी शेका से कहती है कि ये क्या है, तो शेका बताता है कि ये ड्रैगन का अंडा है। तो ये सुनकर यूकी कहती है कि यहाँ पे तो सिर्फ मेल ड्रैगन है, तो उसने अंडा कैसे दिया। तो शेका बताता है कि फीमेल ड्रैगन 50 साल पहले ही मर चुकी है, इस ड्रैगन ने अंडा देने के लिए मेल से फीमेल में कन्वर्ट किया है। और तभी शेका बताता है कि काफी फिश भी अपने एनवायरमेंट को देखकर अपना जेंडर बदल लेती है और इस ड्रैगन ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया होगा। और अब शेका सोचता है कि अब मैं इस अंडे का क्या करूं, और शेका उस एग को रोटेट करने लग जाता है और कहता है कि कभी कभी एग को रोटेट करना अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एल्फ को देखते हैं जो कि ईफा को हेरम दिखाने के लिए लाई थी और वो ईफा को बताती है कि यहाँ पर भी अकेडमी की तरह काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से लड़कियों की तैयारी भी हो जाती है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। और यहाँ पर ज्यादातर क्वीन और प्रिंसेस ही आती है और वो बताती है कि प्रिंस की मॉम भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और यहाँ के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। प्रिंस को चिंता है कि क्या वो कभी अपनी मॉम की तरह बन पाएगा और इसी वजह से प्रिंस ड्रैगन के बारे में कुछ करना चाहते हैं और वो अपने लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढ रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो जब छोटे थे तब से मैं उन्हें जानती हूँ। और अब वो ईफा से पूछती है कि क्या तुम उनके साथ रहकर उन्हें सपोर्ट करना चाहोगी। और ये सुनकर ईफा सोच में पड़ जाती है। और इधर हम शेका को देखते हैं जो कि अपने फायर मैजिक से उस अंडे को गर्म रखने की कोशिश कर रहा होता है और शेका यूकी से कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए और सभी को बता देना चाहिए कि ये ड्रैगन खतरनाक नहीं है। अब शेका वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन वो ड्रैगन अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेता है और तभी शेका सोचता है कि ये ड्रैगन हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। और अब हम एल्फ को देखते हैं जो कि ईफा को प्रिंस के पास ले आती है। अब प्रिंस के पास खड़ा एक आदमी जिसका नाम घूस होता है, वो कहता है कि ये लड़की क्यूट तो है, मैं इसका इतना प्राइस दे सकता हूँ। और तभी प्रिंस वो कागज अपने दूसरे पास में खड़े आदमी को जिसका नाम कर्टिस होता है उसे दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इतने प्राइस में इसे खरीदोगे। तो कर्टिस हाँ बोल देता है और अब वो प्रिंस काफी सारे पैसों को टेबल पर रखता है और ये देखकर ईफा कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो प्रिंस उसे बताता है कि अब तुम फ्री हो, वैसे ये काम गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए था लेकिन मैंने पैसे देकर तुम्हें फ्री कर दिया है। तो अब ईफा उसे बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पहले शेका से पूछना होगा। तो प्रिंस कहता है कि शेका मुझे मना नहीं करेगा, अगर उसने मना कर भी दिया तो मैं उसे काफी सारे पैसे दे दूंगा जिससे वो मान ही जाएगा। और वो प्रिंस कहता है कि एल्फ ने मुझे बता दिया है कि शेका तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनकर ईफा कहती है कि मैं फ्री नहीं होना चाहती, मैं खुद से डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। और तभी कर्टिस प्रिंस से कहता है कि सारा काम हो चुका है, बस इसके सिग्नेचर चाहिए। अब प्रिंस अपने गार्ड को बुला लेता है जो कि ईफा को पकड़ लेते हैं। अब ईफा काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उनसे लड़ने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करने ही वाली थी, लेकिन तभी एल्फ वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देती है जिसके अंदर ईफा कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकती। और वो अपने मैजिक से ईफा की उंगली पर एक कट लगा देती है और उससे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाने लगती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही ड्रैगन आ जाता है जिसके ऊपर शेका बैठा हुआ था और शेका उन सभी को बताता है कि मैंने इस ड्रैगन से दोस्ती कर ली है। और ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शेका बताता है कि मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसे फायर मैजिक आता हो ताकि वो उस अंडे को गर्म रख सके। शेका ईफा से कहता है कि तुम्हें भी फायर मैजिक आता है, तुम मेरे साथ चलो। और अब ईफा दौड़ते हुए शेका की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी वो एल्फ उसे बुलाती है और कहती है कि तुम मत जाओ। अब ईफा रुक कर कहती है कि मैं शेका के साथ जा रही हूँ क्योंकि मैं शेका से प्यार करती हूँ। ईफा और शेका वहाँ से चले जाते हैं जहाँ रास्ते में ईफा शेका से कहती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन शेका को कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि
उस बेरियल के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों ड्रैगन के अंडे के पास पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से वो लावा टाइगर आ जाता है जो उन दोनों पर हमला कर देता है। तो सेका अपने मैजिक पावर से उस टाइगर को वहीं रोक लेता है और तभी हमें पता चलता है कि इस टाइगर को जैक ने भेजा है और जैक के साथ उसके बाकी के लोग भी मौजूद है। तो सेका उससे कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें शुरू से ही ये अंडा चाहिए था। और तभी जैक बताता है कि अंडा मिलने के बाद मैं यहाँ से दूर जाने वाला था और वो प्रिंस कितना बेवकूफ है, उसने मेरी सारी बात मान ली और अब जो तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है तो अब तुम्हें मरना होगा। और उसके बाद वो लावा टाइगर को ऑर्डर दे देता है उन दोनों को मारने के लिए। वो टाइगर उन दोनों पर हमला करने वाला था, तभी वहाँ पर एक पानी का फुहारा आता है जिसकी वजह से वो टाइगर उड़ता हुआ पीछे गिर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये अटैक ईफा ने किया था। और सेका ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी जैक को गुस्सा आ जाता है। वो अपने टाइगर और उन सभी लोगों को सेका पर हमला करने के लिए कहता है। तो तभी सेका अपने मैजिक की मदद से उस लावा टाइगर को पूरी तरह से गायब कर देता है। और ये देखकर जैक डर जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। और तभी सेका बताता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सरेस हूँ। अब वो आपस में बात कर ही रहे थे तभी वो ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन सेका वाइन जसू का यूज करके उन सभी को पकड़ लेता है। और तभी जेब कहता है कि तुम मुझसे पंगा मत लो, तुम्हें यह भारी पड़ेगा। लेकिन तभी ईफा उसकी स्पेल बुक जला देती है और ये देखकर सेका ईफा की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने वाटर मैजिक भी सीख लिया। और ये सुनकर ईफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि सारी बात प्रिंस को बता देता है और प्रिंस अपने गार्ड को बुलाकर उन सभी को कारागाह में डला देता है। और अब वो प्रिंस सेका से पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर क्या सबूत मिला। तो सेका प्रिंस को बताता है कि उस ड्रैगन ने एक अंडा दिया था इसलिए वो अलग बिहेव कर रहा था। ड्रैगन ने सिर्फ मुझे एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं उसके अंडे का ख्याल रख रहा था। और रिजल्ट ये है कि वो जो कहानी थी कि अंडे में से ड्रैगन निकला, वो कहानी एकदम सच है। ड्रैगन के लिए इंसान उसके पेरेंट्स जैसे हैं, इसीलिए वो इतने समय से यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ड्रैगन की हेल्प करो उसके अंडे को हेज कराने के लिए, जिससे वो ड्रैगन वापिस से इस जगह को प्रोटेक्ट करने लगेगा। लेकिन तभी प्रिंस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ के लोग नहीं मानेंगे। और वो सेका से कहता है कि तुम उस ड्रैगन को मार दो, जब तुम वापस उसके नेस्ट में जाओगे तब उसे पॉइजन दे देना जिससे वो मर जाएगा। तो सेका प्रिंस से कहता है कि आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। तो प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन सेका साफ मना कर देता है कि मैं उस ड्रैगन को नहीं मारूंगा। और अब प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में अपने गार्ड को बुला लेता है और सेका को जेल में डालने का हुक्म देता है। और प्रिंस उस पर झूठा इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुम पर शक है कि तुमने मैजिक का यूज करके ड्रैगन को अपने वश में किया है, इसलिए तुम्हें बंदी बनाया जाता है। और अब ये सुनकर सेका कहता है कि चुप रहने में ही भलाई है। और वो प्रिंस ईफा के पास जाकर कहता है कि अब तुम फ्री हो, तुम्हें सेका के ऑर्डर मानने की कोई भी जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ की एक सिटीजन हो। और प्रिंस अपना हाथ ईफा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अब से तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन तभी सेका बीच में आकर उसे कहता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। मैं इतनी देर से इसीलिए चुप था कि मैं नहीं चाहता कि हमारी कंट्रीज आपस में फाइट करे, लेकिन तुम्हें तो बस ईफा चाहिए, तुम अपना काम सिर्फ लड़कियों से करवाते हो, तुम एक छोटे से बच्चे हो क्या। और सेका कहता है कि मैं कभी भी ईफा को तुम जैसे बच्चे के पास में नहीं जाने दूंगा। और ये सुनकर वो सभी लोग चुप हो जाते हैं और सेका भी सोचता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया। और तभी कोने में एल्फ हंसने लग जाती है और वो पास में आकर कहती है कि चलो इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करते हैं। तो वो ईफा से कहती है कि तुम बताओ तुम कैसा फील करती हो। तो ईफा बताती है कि मैं आपके हेरम में नहीं आना चाहती, मैं वापस एकेडमी जाऊंगी। और ये सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो एल्फ भी सेका से माफी मांगती है और उसे थैंक यू बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो ईफा से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे रूम में आ चुके हैं और एल्फ ईफा से पूछती है कि क्या तुम सच में सेका से प्यार करती हो। तो ईफा घबरा जाती है और ईफा कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तो एल्फ उसे अपना हाथ आगे करने के लिए कहती है तो एल्फ उसे कुछ एलिमेंटल दे देती है और उसके घाव को भी सही कर देती है। और ये लाइट एलिमेंटल है जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेका और ईफा वापस अपने एकेडमी के लिए निकल चुके हैं, जहाँ रास्ते में सेका ईफा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एल्फ के वंशज से हो, इसीलिए तो तुम एलिमेंटन को यूज कर सकती हो। और ईफा कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। और सेका ईफा से कहता है कि वो प्रिंस कितना बेवकूफ था, अच्छा हुआ तुमने उसे मना कर दिया। वैसे तुम्हें कैसा लड़का पसंद है शादी करने के लिए। और तभी ईफा बताती है कि वो स्मार्ट होना चाहिए, पावरफुल और काइंड भी। वो असल में सेका की बात कर रही थी। और तभी सेका कहता है कि इतनी सारी क्वालिटी वाला बंदा तो तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ईफा कहती है कि यह इतना मुश्किल भी नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जंगल में एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी आंखों की पावर का यूज कर रहा था। और तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों को हरा देता है और उस डीमन का नाम मुर्रेव होता है। और तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि अपने आंखों के पावर का यूज करके लोगों को स्टेचू बना सकती है और उस लड़की का नाम फेस लेरिया होता है। और उसके बाद हम एक खरगोश जैसे बंदे को देखते हैं जिसका नाम रोनी होता है। और इसके नेक्स्ट में हम एक और डीमन को देखते हैं जो कि फायर का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा देता है
और उस डीमन का नाम गलगेनिस होता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट में हमने बंदा देखा था वो इन सभी का कैप्टन है। और अब वो चारों एक बंदे के सामने आ जाते हैं और उसे देखकर वो लड़का कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुमने मेरे मॉन्स्टर ट्रैप को इतना इजीली कैसे हरा दिया। और तभी वो कैप्टन लड़का कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ। और तभी वो लड़का कहता है कि तुमने मेरे विलेज के सारे लोगों को मार दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये बात खत्म ही होती है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है। और तभी वो बंदा कहता है कि आखिरकार मैंने इसे समन कर ही दिया, मतलब बुला ही लिया। और तभी वो कैप्टन आंखों का यूज करता है तो उसे पता चलता है इसका नाम तो एल्डर साइक्लोप है। और अब वो डीमन कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन अपनी तलवार निकालकर उसके हथियार को तोड़ देता है और आखिर में वो उस डीमन के सर को काट देता है। और ये देखकर उसके बाकी के लोग उसकी तारीफ करते हैं। और तभी उस लड़के को भी वो कैप्टन खा जाता है। और अगले सीन में वो कैप्टन एक दूसरी जगह खड़ा होता है और वो कहता है कि भले ही आज छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है लेकिन मैं हीरो को मार कर ही रहूंगा, भले ही इसमें मुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। और तभी हम सेका को देखते हैं जिसे अजीब फील होता है लेकिन फिर भी वो इस फीलिंग को इग्नोर करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास जाकर कहता है कि चलने का समय हो चुका है। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं आ रही हूँ। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ हम सेका और सेका के फ्रेंड्स को देखते हैं। सेका अमू से कहता है कि क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी। और ये सुनकर अमू को गलतफहमी हो जाती है और वो शर्माने लग जाती है। लेकिन ईफा उससे कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो। लेकिन तभी सेका कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरे फादर अमू से इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि अमू सारे मैजिकल एलिमेंट यूज कर सकती है। तो उन्होंने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में मैं अमू को अपने साथ लेकर आऊं। और अब सेका कहता है कि मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और ये सुनकर यूकी कहती है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। तो सेका बताता है कि घर पे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया है जो कि मुझसे और अमू से मिलना चाहता है। मैं गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर गलती से भी मैंने अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन ला दिया तो मेरी ये जिंदगी भी दूसरी जिंदगी जैसी खत्म हो जाएगी, इसीलिए मुझे सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग सेका के घर पर पहुंचते हैं जहाँ लोग उन सभी का स्वागत करता है। और तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडिस होता है और ये ईफा के डैड होते हैं। अब वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर ग्लाय आ जाता है और वो जोर से सेका का नाम चिल्लाने लग जाता है। और उसकी आवाज सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्लाय वहाँ पर आकर सेका से कहता है कि मैंने तुम्हारा आने का बहुत ही इंतजार किया। तो सेका उससे कहता है कि तुम कैसे हो, तुम्हें आर्मी पसंद तो है ना। और तभी ग्लाय बताता है कि मुझे वहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पर इतना मजा आएगा। तभी ग्लाय सेका से कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने किस तरह से मेरी बेइज्जती की थी, आओ मुझसे लड़ो। और ये सुनकर अमू ग्लाय से कहती है कि सेका से तुम बाद में लड़ना, पहले मुझसे लड़ो। और सेका बताता है कि अगर तुमने अमू को हरा दिया उसके बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा। और फिर ग्लाय बताता है कि मैं लकड़ी की तलवार यूज करूंगा और अमू असली तलवार यूज कर सकती है। और सेका बताता है कि इस मैच के अंदर कोई भी मैजिक यूज नहीं करेगा। और अब उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। अमू ग्ले पर फोर्स करती है जिससे वो नीचे गिरने ही वाला था। और अब सेका को लगता है कि अमू ये मैच आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी ग्लाय अपनी छड़ी निकालकर एक मैजिक स्पेल बोलता है। ये देखकर अमू का ध्यान भटक जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर ग्लाय अपनी तलवार की मदद से अमू को पीछे धकेल देता है और वो ये मैच जीत जाता है। और तभी अमू कहती है कि तुमने मैजिक का यूज किया है। लेकिन ग्लाय बताता है कि मैंने कोई मैजिक यूज नहीं किया। और अब ग्लाय सेका से कहता है कि मैंने सुना है तुम एक बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट को जीत कर आए हो, तो आओ मुझसे फाइट करो। और अब सेका सोचता है कि मेरे पास इससे लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी वहाँ पर वही प्रिंसेस आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई लड़ाई होने वाली है क्या। और प्रिंसेस को देखकर ग्लाय कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपके गार्ड कहाँ गए। और प्रिंसेस बताती है कि मैं तो उन्हें पीछे छोड़ आई हूँ, वैसे तुम फाइट शुरू करो, वैसे भी तुम्हें इस फाइट से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ग्लाय प्रिंसेस से कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ये मैच हार जाऊंगा। तो प्रिंसेस बताती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन अब ग्लाय डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी बेइज्जती फिर से नहीं कराना चाहता, इसलिए वो सेका से कहता है कि हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। और अब ग्लाय प्रिंसेस के बारे में बताता है कि यह है इंपीरियल प्रिंसेस जिसे होली प्रिंसेस भी कहा जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग हॉल से होकर गुजर रहे थे और तभी यूकी सेका से पूछती है कि ये होली प्रिंसेस कौन सी रैंक होती है। तो सेका बताता है कि ये कोई रैंक नहीं है, ये नाम उसे अपने बर्थ प्लेस पर मिला। लेकिन इस बात को यूकी नहीं समझ पाती। तो सेका उसे बताता है कि आज से 15 साल पहले इसका जन्म प्रिस्टिस के पेट से हुआ और वो प्रिस्टिस राजा की पत्नी थी और इसीलिए उनका नाम होली नाइट पड़ा। वैसे सेका प्रिंसेस के कहने पर ही अमू को यहाँ पर लेकर आया है क्योंकि उनकी काबिलियत उन्हें हीरो की याद दिला देती है। और प्रिंसेस यहाँ और कुछ दिन रुकने वाली है और वो चाहती है कि बाकी के सभी लोग कुछ दिन तक यहाँ और रुके। और जैसे ही प्रिंसेस वहाँ से जाती है वो सभी लोग सेका पर चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने हमें नहीं बताया कि यहाँ पर होली प्रिंसेस आने वाली है। और अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि यूकी से बात कर रहा था और तभी एकदम से गेट खोलकर अमू अंदर आ जाती है। तो सेका उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे एकदम से अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो माफी मांगकर फिर से अंदर आने लग जाती है। तो सेका कहता है कि
तुम्हें रात के वक्त लड़कों के कमरे में नहीं जाना चाहिए। तो अमू उसे बताती है कि वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुमने डंजन में मुझे वैसे भी बिना कपड़ों के देखा था। और ये सुनकर सेका कहता है कि उस टाइम मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो सेका उससे माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें प्रिंसेस के बारे में नहीं बताया। और तभी अमू कहती है कि कभी तुमने सोचा है कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करोगे। तो सेका उससे कहता है कि पहले तुम बताओ तुम क्या करोगी। तो अमू बताती है कि मैं वापिस से एक एडवेंचरर बनूंगी। और ये सुनकर सेका कहता है कि शायद तुम भूल गई, मैंने भी तुम्हें कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ एक एडवेंचर पर चलूंगा। और ये सुनकर अमू शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम उस टाइम मजाक कर रहे थे। और अब वो दोनों एक बार फिर से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक साथ एक एडवेंचर पर जाएंगे। और फिर अमू उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अमू के जाने के बाद यूकी सेका से कहती है क्या आप भूल तो नहीं गए कि आपको हीरो के पीछे रहकर अपनी शक्तियां छुपानी है। तो सेका कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को ये शहर घुमाने के लिए लाए थे। ग्लाय सेका से कहता है कि तुम थोड़े से सतर्क रहना, क्योंकि मैं प्रिंसेस के कहने पर सारे गार्ड को घर पर छोड़कर आ गया हूँ और इसीलिए हम दोनों को ही इन सब का ख्याल रखना होगा। और अब वो प्रिंसेस सेका का हाथ पकड़कर उस मार्केट में ऐसे घूमने लगते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और इस मार्केट में सबका खर्चा गले को ही करना पड़ता है। और तभी प्रिंसेस की नजर एक कपल पर पड़ती है और वो सेका से कहती है कि हम जिसको पसंद करते हैं हम कैसे उसके करीब जा सकते हैं। और फिर अमू उसे बताती है कि कहानियों के हिसाब से तो हीरो हीरोइन को बचाता है, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है। प्रिंसेस को ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और अब वो एक वर्किंग साइट पर आ चुके थे और प्रिंसेस उस बनती हुई बिल्डिंग को करीब से देखना चाहती थी। और ग्लाय उनको पीछे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रस्सी टूट जाती है और वो सारी लकड़ियाँ उनके ऊपर गिरने वाली थी। और उन लकड़ियों को सेका नोटिस तो कर लेता है, लेकिन उससे पहले ही अमू और ग्लाय अपने मैजिक से उन्हें बचा लेते हैं। सेका को पहले ही पता चल चुका था कि ग्लाय और अमू उन्हें बचा लेंगे, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर सेका प्रिंसेस से पूछता है कि क्या आपको कहीं चोट तो नहीं आई, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि प्रिंसेस सेका से नाराज हो चुकी है। और तभी उस प्रिंसेस को देखकर वहाँ पर भीड़ बढ़ने लग जाती है। तो ग्लाय उन सबको घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले सेका वहाँ से एक रुमाल और एक रस्सी खरीद लेता है और बाद में वो प्रिंसेस को पहना देता है। और वो प्रिंसेस पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर प्रिंसेस खुद को देखना चाहती थी और वो नहीं देख पा रही थी, इसलिए सेका अपने मैजिक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा शीशा लाता है। और प्रिंसेस को भी साइका का दिया गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम सेका और ग्लाय को देखते हैं, जहाँ ग्लाय की बातों बातों में सेका को पता चलता है कि प्रिंसेस के पास में फ्यूचर देखने की पावर है, इसीलिए ग्लाय सेका को सावधान रहने के लिए कहता है। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में सेका प्रिंसेस को पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाता है और कल ही वो वापस अकेडमी जा रहे हैं। तो अमू के कहने पर सेका प्रिंसेस से मिलने के लिए जाता है। अब जैसे ही सेका प्रिंसेस के पास पहुंचता है, सेका देखता है कि प्रिंसेस चेस खेल रही है और सेका भी उसके साथ चेस खेलने लग जाता है। और प्रिंसेस उसके बीच में एक शर्त रखती है कि चेस को जो भी जीतेगा सामने वाले को उसकी एक बात माननी होगी, पर वो चाहे तो ये करने के लिए इनकार भी कर सकता है। लेकिन आखिर में इस मैच को प्रिंसेस जीत जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वापस अकेडमी जा रहे हैं। प्रिंसेस भी उनके साथ अपने किंगडम जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। लेकिन ये गुंडे ज्यादा खतरनाक नहीं थे, तो सेका इन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और अब ग्लाय सेका को बुलाता है और कहता है कि प्रिंसेस तुमसे बात करना चाहती है। और जैसे ही सेका अपनी बग्गी में जाकर बैठता है, प्रिंसेस सेका को थैंक यू बोलती है असेसियन को पकड़ने के लिए। ये सुनकर सेका कहता है कि तो वो असेसियन थे, तो आपने उन्हें पकड़वाया ही क्यों। तो प्रिंसेस बताती है कि ताकि पता चल सके कि उन्हें भेजा किसने है। और सेका बताता है कि सभी लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है, अगर उनमें से एक भी भाग गया तो वो वापस हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो प्रिंसेस बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने किंगडम पहुंच चुकी है और प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि मुझे बहुत कम चांस मिलता है अपने ही उम्र के लोगों के साथ घूमने का, और मुझे तुम सभी के साथ काफी ज्यादा मजा आया। और तभी ग्लाय प्रिंसेस को बुलाता है और कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। और ग्लाय भी अब यहाँ से वापस अपने घर जाएगा। और अब सेका प्रिंसेस को बाय बोलता है, तो प्रिंसेस बताती है कि मैं भी तुम्हारी साइड हूँ, तुम ये कभी मत भूलना। और यहाँ पर सेका काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी डीमंस को देखते हैं जो कि अकेडमी के लिए निकल चुके थे। और उन सभी डीमंस का कैप्टन कहता है कि हमें सबसे पहले प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि हीरो को मारने के बाद वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भले ही आगे डेथ हमारा वेट कर रही है, लेकिन फिर भी हम हीरो को मारकर डीमंस के फ्यूचर को बचाकर ही रहेंगे। और उनके टीममेट्स भी कहते हैं चाहे कुछ भी हो कैप्टन, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम सेका को देखते हैं जो कि अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। प्रिंसिपल सेका से कहती है कि सेका तुम ओपनिंग सेरेमनी में ग्रेजुएशन क्लास को रिप्रेजेंट करे। और सेका भी इस बात के लिए मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में सेका जा रहा होता है, तभी यूकी उससे कहती है कि आपने प्रिंसिपल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या आपने सही किया। तो
सेका कहता है ये सही रहेगा और तभी यूकी कहती है कि ये काम करने से आपके ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन आएगा। तो सेका बताता है कि मैं ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं करूंगा और वैसे भी ये इवेंट काफी ज्यादा नॉर्मल होता है। और तभी सेका कहता है कि पिछले जन्म में मैं एक बार मर गया था, इसीलिए मैं शायद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, शायद से मुझे किसी और पावरफुल पर्सन को नहीं ढूंढना चाहिए था। और वो कहता है कि वैसे भी मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मुझे उन लोगों के साथ में बहुत मजा आता है, लेकिन अब मुझे नॉर्मल बनना होगा, मुझे एक ऐसा इंसान बनना होगा जिससे मुझ पर कोई भी अटेंशन नहीं आए। और इस बात को सुनकर यूकी कहती है कि अगर आप नॉर्मल बन गए तो आप फाइट कैसे करेंगे। तो सेका कहता है कि मैं हर सिचुएशन को अलग अलग तरीके से हैंडल करूंगा। और अब अगले सीन में हम उन डीमंस के कैप्टन को देखते हैं जो कि एकेडमी के बाहर आ चुके थे। वो कैप्टन अपने सारे टीममेट्स को प्लान बताता है कि हम सबसे पहले एकेडमी को चारों तरफ से घेर लेंगे और हो सके तो स्टूडेंट को मार भी देना, और अगर तुम्हें शक हो जाए कि यही हीरो है तो पहले मुझे सिग्नल दे देना, और अगर हमें उन बच्चों में कोई भी हीरो ना मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इतनी तबाही को देखकर हीरो अपने आप सामने आ जाएगा। और अब तो हमें अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा सभी डीमंस के फ्यूचर के लिए। और तभी उनका एक टीममेट डीमन बोलता है कि ऐसे ही कॉन्फिडेंस में रहो, अगर ऐसे ही कॉन्फिडेंस में हम रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और अब नेक्स्ट सीन में गल अपनी टेलीपोर्ट पावर की वजह से उन सभी को अलग अलग जगह पर एकेडमी के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। और जैसे ही वो एकेडमी के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं, गल देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ लाल लाल कलर का धुआं फैला हुआ है। और अब अगले सीन में हमें फिशलेरिया और रोनी को दिखाया जाता है, उनके सामने भी वो लाल कलर का धुआं फैला हुआ था, लेकिन वो भी अब पीछे नहीं हट सकते। और तभी फिशलेरिया रोनी से कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो रोनी कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग कहाँ हूँ, मैं तो अभी बहुत कमजोर हूँ। और वो बताता है कि वो पहले बीच टाइमर हुआ करता था, उसे हमेशा लगता था कोई उसके जितना पावरफुल नहीं है, और जब वो कैप्टन और मुर्रे से मिला तो उसे पता चल गया कि वो तो अभी बहुत कमजोर है। और अब रोनी कहता है कि तुम भी तो अपने विलेज में काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो फिशलेरिया कहती है कि मैं पावरफुल तो थी, लेकिन मेरी पावर सभी लोगों को परेशान कर देती है, मेरी पावर की वजह से मुझे लगातार नींद आती रहती है, लेकिन आज मैं हीरो को मारकर अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगी कि मैं यूजलेस नहीं हूँ। और तभी उनके सामने एक बच्चा आता है और ये देखकर रोनी अपने पेट्स को भेजता है उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन काफी देर बाद उसके पेट्स वापस आते हैं और वो रोनी के हाथ में एक चीज देते हैं जो कि देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम मुर्रे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पास में अभी तक कोई नहीं आया। तभी अचानक से उस पर कोई चाकू से हमला कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने तो मेबल खड़ी है और वो मेबल को चैलेंज करता है कि तुम मेरे पास में आकर फाइट करो। और मेबल को लगता है कि मुर्रे को तो मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से भेजा गया है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। और अब काफी देर फाइट करने के बाद मुर्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने हथियार से मेबल के ऊपर हमला करता है। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, मुर्रे देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और वहाँ पर सेका का टेलिस्मेंट पड़ा था। और अब थोड़ी देर बाद उन डीमंस की गैंग एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और उनका कैप्टन बताता है कि यहाँ पर बिल्कुल अजीब हो रहा है, मैं जब भी किसी को मार रहा हूँ मुझे वहाँ पर ये कागज मिल रहा है। और असल में वो सेका के टेलिस्मेंट की बात कर रहा था और बाकी के लोग भी बताते हैं कि हमारे साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और अब कैप्टन को पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और वो सभी को कहता है कि मुझे लगता है हमारे मिशन कंप्लीट नहीं होगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी एकदम से वहाँ पर सेका आ जाता है और अब वो एक पोयम गुनगुना रहा था। और अब कैप्टन अपनी आंखों की पावर से सेका को देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है, लेकिन कैप्टन कुछ भी नहीं बता पाता। और तभी सेका उनको बताता है कि तुम जिससे फाइट कर रहे थे वो सारे मेरे शिकिगामी थे। और फिर वो मुर्रे से कहता है कि तुम जिस लड़की से फाइट कर रहे थे वो लड़की असली थी, क्या वो स्ट्रॉन्ग थी? और तभी मुर्रे कहता है कि हाँ वो तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मुझे तुम भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तो आओ मुझसे फाइट करो। लेकिन सेका उसका सर काट देता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर होगे। और अब ये सब कुछ देखकर फिशलेरिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेका के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन कैप्टन अभी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और वो फिशलेरिया को रोकने की कोशिश करता है। और फिर वो अपनी पावर से सेका को पत्थर का बनाने वाली थी, लेकिन सेका कहता है कि इससे तो तुम इंसान को आसानी से हरा सकती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। सेका एक व्हाइट स्नेक को बुला लेता है और उस स्नेक को देखकर फिशलेरिया की धड़कन रुक जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। और तभी सेका बताता है कि इस स्नेक का घुरना इतना ज्यादा पावरफुल है कि सामने वाले की सांसें चलने लग जाती है। अब आखिर में रोनी अपने स्नेक को बुला लेता है, लेकिन व्हाइट स्नेक के सामने वो स्नेक भी मर जाता है। लेकिन रोनी उस स्नेक के सामने जाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि यही तो मेरी पावर है, लेकिन कैप्टन उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। और तभी वो व्हाइट स्नेक रोनी को खा जाता है। और ये सब कुछ देखते हुए गल अपने कैप्टन से कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा, आप यहाँ से भाग जाना। तो कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से भाग जाना, कोई तो होना चाहिए जो कि लोगों को बता सके ये लड़का डीमन किंग है। और अब सेका कैप्टन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हीरो को मारने के लिए आए हो, लेकिन तुम हीरो को नहीं मार सकते क्योंकि उसे तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और ये सुनकर कैप्टन कहता है कि क्या इसका मतलब तो वो भविष्यवाणी सच हो गई। वो भविष्यवाणी थी कि सबसे खतरनाक डीमन इंसान
दोनों की साइड ले चुका है। और अब थोड़ी देर बाद सेका उन दोनों को मार देता है और दौड़ते हुए मेबल सेका के पास आती है और वो कहती है कि वो डीमन कहाँ गया जो कि मर्चेंट एसोसिएशन से आया था। लेकिन सेका उसे बताता है कि वो तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था, वो तो अमू को मारने के लिए आया था। तो मेबल कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें उन्हें हराना होगा। लेकिन सेका बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही हरा दिया है, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, इसे सीक्रेट रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम अकेडमी के सीन को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं। वहीं सेका भी रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसे अपनी एक स्पीच देनी है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कुछ नाइट्स आ जाते हैं और वो अमू को लेने के लिए आए थे। और वो अमू को कहते हैं कि तुमने एम्पायर के खिलाफ क्राइम किया है, डीमंस को मारकर, जो कि अकेडमी को देखने के लिए आए थे। और ये सुनकर अमू को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन वो बिना अमू की बात सुने उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अमू को वहाँ से ले जाते हैं, साइका अपने फ्रेंड के सामने तो बहुत ही चिल बिहेव कर रहा था, लेकिन अकेले में वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और वो अपनी शिकिगामी मिसुजी को बुलाता है और उस पर सवार होकर वो एम्पायर के कैसल पर हमला कर देता है। और सेका ने वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें बेरहमी से मार दिया था। और जब वो अमू को लेकर वहाँ से जाता है तो तभी वहाँ पर ग्लाय आ जाता है और ग्लाय के साथ प्रिंसेस भी मौजूद थी। तो सेका उनसे पूछता है कि तुम अमू को क्यों मरवाना चाहते हो, इससे तो डीमंस का ही फायदा होगा। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि अब डीमंस भी लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन लड़ाई तो होकर रहेगी हीरो की डर की वजह से। और अगर सच में लड़ाई हुई तो हीरो भी हमें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि सेका ने उसे स्ट्रांग बनने ही कहा दिया, वो हर लड़ाई से उसे बचा लेता था। और ये बात सुनकर सेका को बहुत गुस्सा आता है। प्रिंसेस सेका को समझाती है कि वो सही सलामत अमू को वापस ले आएगी, लेकिन सेका प्रिंसेस की बात नहीं मानता। तो प्रिंसेस भी हार मान लेती है और प्रिंसेस उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। और जाते वक्त सेका को पता चलता है कि प्रिंसेस और ग्लाय ने अमू का यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। और वो अपनी गलती सुधारते हुए जितने भी लोगों को उसने मारा था उन सभी को वो वापस से हील कर देता है, मतलब रिवाइव कर देता है। और ये देखकर प्रिंसेस और अमू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन अब वो अकेडमी तो नहीं जा सकते, इसीलिए वो अपने एक नए सफर पर निकल जाते हैं, जिसकी बात उन दोनों ने पहले की थी, एक एडवेंचर पर जाने की। और अब वो कई दिनों के सफर के बाद रेकना नाम के शहर में पहुंचते हैं, जहां ईफा और मेबल पहले से ही मौजूद थी। इनको सेका और अमू का पता प्रिंसेस की भेजी चिट्ठी से लगा था। और यहाँ पे ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एनीमे थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।